Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Professor Shehbaz. Students, आज का जो लेक्चर है 7.6 नॉकिंग एंड रिफॉर्मिंग. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम नॉकिंग यानी कि जो शार्प मेटालिक साउंड है जो कि हमें अक्सर गाड़ी के इंजन में से सुनाई देता है, सो किस तरह उसको रिड्यूस किया जा सकता है. TEL टेट्रा इथाइल लेड का क्या किरदार है, ये सब कुछ डिस्कस होगा आज के लेक्चर में. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. इस लेक्चर में हम नॉकिंग को सीखेंगे, नॉकिंग से मुराद क्या है और रिफॉर्मिंग यानी उसको ठीक कैसे किया जा सकता है. सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ना एक वीडियो क्लिप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जिसमें एक बाइक जिसका इंजन स्टार्ट है, उस इंजन के अंदर से ना एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. अब ना ये जो शार्प मेटालिक साउंड है ना, हम इसको नॉकिंग बोलते हैं. स्टूडेंट्स, अब बाइक्स का जो या गाड़ियों का जो इंजन होता है हम उसको सिंगल सिलेंडर इंटरनल कंबस्टन इंजन भी कहते हैं. सो ऐसा इंजन जिसके अंदर फ्यूल बर्न होता है उसको हम इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं. स्टूडेंट, अगर आप नॉकिंग की डेफिनेशन को पढ़ें तो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस व्हेन लो क्वालिटी घटिया किस्म की क्वालिटी का फ्यूल जो है वो बर्न होगा इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर, तो उससे ना फिर मेटालिक साउंड क्रिएट होता है. अभी इसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं. स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को ना समझने के लिए मैं आपको इंजन की जो वर्किंग है ना पहले वो समझाता हूँ. स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है कि ये आप इंटरनल कंबस्टन इंजन को देख रहे हैं, इसमें ना ये आपको शाफ्ट नज़र आ रही है, शाफ्ट. अब ये शाफ्ट क्या होती है, ये मूव करेगी जिससे ये इसका सर्किट होता है, ये मूव करता है, यानी इसको गरारी भी बोलते हैं, जिससे ना एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है. अब ये ट्रांसमिशन से क्या मुराद है, यानी कि एनर्जी इंजन से ट्रांसफर होती है बाइक को चलाने के लिए, यानी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, यानी यहां से ट्रांसमिशन होती है. आउटपुट यानी पावर का आउटपुट मिलता है. अब ये कैसे मिलता है इसको समझते हैं. स्टूडेंट, ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना, ये पिस्टन है, पिस्टन. इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं. दिस इज मूवेबल पिस्टन. स्टूडेंट, ये जो मूवेबल पिस्टन है ये मूव कर सकता है. अब ये शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है जो कि आगे सर्किट के साथ जुड़ा होता है जो पावर को ट्रांसमिट करेगा. अब ये कैसे होता है सारा कुछ, अब ये सारा कैसे सिस्टम चलता है इसको समझते हैं. स्टूडेंट, यहां पे ना दो वॉल्व लगे हुए हैं. एक ये वॉल्व है जहां से हम एंटर करते हैं मिक्सचर ऑफ एयर प्लस फ्यूल, यानी यहां से ना फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है ना वो एंटर होता है. अब डेफिनेटली फ्यूल को आपने यूज किया है गैसोलीन ने ना, जिसको आपने एज अ फ्यूल यूज किया है, जिसको पेट्रोल भी बोलते हैं, उसको हमने फ्यूल इसमें डाला और उसमें सिस्टम लगा होता है जो एयर भी इसमें इंट्रोड्यूस कराता है. स्टूडेंट, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये स्पार्क प्लग लगा होता है. स्पार्क प्लग का काम है कि वेरी स्ट्रॉन्ग स्पार्क क्रिएट होता है जो कि इग्निशन यानी कि इस फ्यूल और एयर को बर्न करने के लिए काम आता है. स्टूडेंट, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो फ्यूल है ना वो फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और इस स्पार्क का इस्तेमाल करेगा और बर्न होगा, और बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और प्लस एनर्जी रिलीज करेगा. हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी. स्टूडेंट, इसके साथ साथ चूंकि फ्यूल के अंदर फॉसिल फ्यूल चूंकि हम इसको उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं गैसोलीन को, सो इसमें कुछ कंपोनेंट सल्फर के भी होते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2. स्टूडेंट्स, ये जो गैसेज है ना, एग्जॉस्ट पाइप लगा होता है यहाँ पे, उस एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू ना ये बाहर ट्रांसफर हो जाती है. एग्जॉस्ट पाइप लगा होता है यहाँ पे. जी स्टूडेंट्स, अब हम ना यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हीट रिलीज हुई थी ना, हीट बर्निंग के फ्यूल बर्न होने की वजह से जो स्पार्क प्लग था ना, इसने स्पार्क प्रोड्यूस किया और इससे जो फ्यूल बर्न हुआ था उसने यहाँ पे जो हीट रिलीज की है ना, वो हीट क्या करेगी, वर्क डन बाय द सिस्टम.
स्टूडेंट बाय द सिस्टम का मतलब आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी रिलीज होने से वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम है ना यहाँ पे ये वर्क करेगा। उससे ना एक कंप्रेशन, यानी कि जो ये हीट रिलीज हुई है ये पिस्टन पे एक स्टॉक अप्लाई करेगा, यानी इसको एक झटका देगा, क्योंकि वर्क डन जब बाय द सिस्टम होता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने से आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे वॉल्यूम में इजाफा होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है ये ना स्टॉक लगाएगा, अपने आप को एक्सपैंड करेगा इस हीट के रिलीज होने से, और ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? प्लग के स्पार्क करने की वजह से हो रहा है। स्टूडेंट जैसे यहाँ पे एक स्टॉक लगेगा ना, इस स्टॉक को हम कंप्रेशन स्टॉक भी बोलते हैं, कंप्रेशन स्टॉक। वाई दे आर कॉल्ड कंप्रेशन स्टॉक? क्योंकि ये पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा, यहां का वॉल्यूम तो ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहां इस सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ गया, इस सिस्टम का वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन नीचे वाले पिस्टन को एक स्टॉक लगेगा जो उसको नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा। स्टूडेंट जब ये पिस्टन कंप्रेशन स्टॉक की वजह से नीचे मूव करेगा तो ये शाफ्ट को मूव करेगा, जब ये शाफ्ट मूव करेगी तो ये व्हील यानी कि यहाँ पे गरारी जो लगी हुई है वो चलेगी, जिससे एनर्जी ट्रांसमिट होगी। अब ये दोबारा से पिस्टन ऊपर जाएगा, दोबारा ये प्लग फ्यूल को बर्न करेगा जिससे हीट रिलीज होगी, और हीट के रिलीज होने से दोबारा यहाँ पे एक स्टॉक लगेगा जिसे हम कंप्रेशन स्टॉक बोलते हैं। ये पिस्टन दोबारा नीचे मूव करेगा जिससे ये व्हील फिर मूव करेगा। तो यानी जब तक फ्यूल एयर आता रहेगा स्टॉक कंप्रेशन यानी कंप्रेशन स्टॉक जो मेन चीज़ है वो होती रहेगी, और पिस्टन नीचे को मूव करता रहेगा, और ये ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी जो है इस व्हील के मूव करने की वजह से वो बाहर को मुंतकिल होती जाएगी। मैं इसको इतना ज़्यादा डिटेल से मैकेनिकली तो नहीं समझा रहा, लेकिन इसका मेन जो आपको कॉन्सेप्ट है ना वो समझाया कि इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो कंप्रेशन स्टॉक है। अगर कंप्रेशन स्टॉक नहीं ना होगा, बेशक यहाँ फ्यूल जो है बर्न होने के बाद एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन ये कंप्रेशन स्टॉक ही है जो कि ट्रांसमिट करेगा एनर्जी, आउटपुट करेगा जो मैकेनिकल एनर्जी में आगे कन्वर्ट होगी, जिससे व्हील वगैरह चलेंगे। स्टूडेंट्स अब यहां पे ना एक चीज समझने वाली है कि ऐसा फ्यूल जो लो क्वालिटी का होता है। जी स्टूडेंट अब आपके सामने ना मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, आप इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं। ये लो क्वालिटी का फ्यूल है। लो क्वालिटी फ्यूल क्या है जी? लो क्वालिटी फ्यूल एक्चुअली ये फॉर्मूला है एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन का मतलब नॉर्मल ऑक्टेन है, इसमें 8 कार्बन सीधी चेन यानी स्ट्रेट चेन में पाए जाते हैं। स्टूडेंट ऑब्जर्व ये किया गया है कि जो स्ट्रेट चेन के हाइड्रोकार्बन है ना, एरिया के ज्यादा होने से वो जल्दी बर्न हो जाते हैं, और ये वो फ्यूल है। अगर फ्यूल यानी गैसोलीन स्ट्रेट 8 कार्बन की चेन में अगर आपने यूज किया तो ये ऐसा फ्यूल है जो कि प्रीमेच्योर बर्न होगा। प्रीमेच्योर बर्न होने का मतलब ये है, अभी इसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मली फ्यूल जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला फ्यूल होता है। दिस इज कॉल्ड आइसो ऑक्टेन। स्टूडेंट ये जो ऑक्टेन का आइसोमर है ना, इसमें भी 8 कार्बन है। अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये भी आइसोक्टेन है। सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो आइसोक्टेन है ना ये बड़ा अच्छा फ्यूल है, और यही एक्चुअल फ्यूल है जो गाड़ी में नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस फ्यूल ने इस पैटर्न के थ्रू बर्न होना है और कंप्रेशन स्टॉक लगाना है। लेकिन इस फ्यूल के अंदर अगर ये फ्यूल शामिल होगा तो ये फ्यूल क्या करेगा, यानी कि जिसको मैंने पुअर फ्यूल का नाम दिया है, ये रिलीज होने वाली हीट इस फ्यूल को बर्न कर देगी। यानी कि मेन फ्यूल तो स्पार्क की वजह से बर्न हो रहा है, लेकिन जो लो क्वालिटी का फ्यूल है ना वो स्पार्क की इग्निशन से बर्न नहीं हो रहा। स्पार्क यानी कि जो प्लग है ना उसके स्पार्क से वो बर्न नहीं हो रहा, वो मेन फ्यूल की रिलीज करदा हीट से बर्न हो रहा है। जो मेन फ्यूल की रिलीज यानी मेन फ्यूल जो एक्चुअल फ्यूल है
उसकी हीट से वो बर्न होगा, तो उससे जो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना, वो कंप्रेशन स्ट्रोक में काम नहीं आएगी, बल्कि वो साउंड एनर्जी की शक्ल में रिलीज होगी। और वो जो साउंड एनर्जी की शक्ल में रिलीज होगी ना, वो एक मेटालिक साउंड क्रिएट करेगी। इससे एक तो हमारा फ्यूल भी वेस्ट होगा, और ये जो लो क्वालिटी का फ्यूल है जो प्लग के स्पार्क से पहले ही बर्न हो गया है, यानी कि प्री इग्निशन, प्री मतलब इग्निशन, जो स्पार्क प्लग प्रोड्यूस कर रहा है ना, उससे पहले ही बर्न होने वाला फ्यूल जो कि कंप्रेशन स्ट्रोक में काम नहीं आता, बस वो साउंड रिलीज करता है, इंजन के साथ हिट करता है, साउंड रिलीज होता है, जिससे फिर वो मेटालिक साउंड क्रिएट होता है। इसका मतलब नॉकिंग की जो सारी की सारी वजह है ना, वो पुअर फ्यूल है, ऐसा फ्यूल है जो वक्त से पहले ही बर्न हो जाता है। सो अगर हम इस पुअर फ्यूल को, ऐसे फ्यूल को जो वक्त से पहले बर्न होता है, स्ट्रेट चेन को, अगर हम ऐसे फ्यूल में कन्वर्ट कर लें जो कि इंजन के लिए कंपैटिबल भी है और वो कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए सबसे बेहतरीन काम करता है, तो हम इस अमल को रिफॉर्मिंग बोलेंगे, और इस तरह से हम नॉकिंग का खात्मा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो आपको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नजर आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, रिसर्च कहती है कि दे आर मोर कंबस्टेबल। मोर कंबस्टेबल का मतलब ये ज्यादा बर्न होने की सलाहियत रखते हैं। सो स्ट्रेट चेन, अच्छा वजह इसकी इस तरह याद रख लो कि जो स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट चेन कार्बन की सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है ना, वो इसके साथ होगा, जो इसको बर्न कर देगा, कंबस्टन कर देगा। ये एक समझने के लिए बात है। सो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन दे आर मोर कंबस्टेबल। सो फिर हमने क्या किया, हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर दिया ब्रांच्ड चेन के अंदर, ताकि सरफेस एरिया जो है ना, एरिया ऑफ कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। अब वो जो थोड़ा रिड्यूस हो गया है एरिया, उसकी वजह से ये वो फ्यूल है जिसको हम आइसो ऑक्टेन यानी आइसोमर ऑफ ऑक्टेन कहते हैं। ये वो फ्यूल है जो गुड क्वालिटी फ्यूल है, ठीक है। और ये वो फ्यूल है, जब ये स्पार्क प्लग इसको बर्न करेगा, तो ये वो फ्यूल है जिससे फिर हमें कंप्रेशन स्ट्रोक मिलेगी, और कंप्रेशन स्ट्रोक से इंजन नीचे को मूव करेगा, यानी शाफ्ट नीचे को मूव करेगी, ट्रांसमिशन होगी, और एनर्जी आउटपुट हम यूज करेंगे उसका। स्टूडेंट, अब वो प्रोसेस जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का तरीका एब्सेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड सम अदर कैटलिस्ट लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइक मैंगनीज ऑक्साइड भी हम यूज करते हैं, लेकिन प्रेफरेबली प्लैटिनम यूज करते हैं। तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम थोड़ा सा इसको हीट भी करते हैं, सो ये कन्वर्ट होता है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में। सो ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को रिफॉर्मिंग बोलते हैं, रिफॉर्मिंग। सो व्हाट इज रिफॉर्मिंग? conversion of straight chain hydrocarbon into branched chain hydrocarbon is called reforming। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे ना मैं ऑर्डर लिखा है जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा अभी, कि सबसे ज्यादा जो बर्निंग एबिलिटी है ना, वो स्ट्रेट चेन की है, पुअर फ्यूल। अगर स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाए ना, तो वो स्मूथली बर्न होंगे और इंजन के साथ कंपैटिबल भी होंगे। सो हमने स्ट्रेट चेन को ब्रांच में, अगर हम ब्रांच चेन को फर्दर साइक्लोहेक्सेन यानी हेक्सेन, एक्चुअली हम 6 कार्बन को बोलते हैं, या साइक्लोहेक्सेन की जगह बेहतर है यहाँ पे साइक्लो अल्केन्स का नाम लिख दें, साइक्लो अल्केन्स का,
जी स्टूडेंट, साइक्लोएल्केन्स। सो अगर साइक्लोएल्केन्स में यानी ब्रांच से भी साइक्लिक में आ जाएं और साइक्लिक से अगर एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाएं तो स्मूथनेस और कंबस्टिबिलिटी जो है वो और कंट्रोल्ड तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं। यानी इट इज क्वाइट बेटर कि अगर हम ब्रांच चेन को फर्दर साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक से फिर एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें। सो इस अमल में यानी ये नहीं कि हम ब्रांच चेन तक रुकते हैं, सम केसेस में हम ब्रांच को फिर साइक्लो और एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट करते हैं। ब्रांच चेन का साइक्लिक या एरोमेटिक कंपाउंड में जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को साइक्लाइजेशन भी कहते हैं, साइक्लाइजेशन। और स्पेसिफिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन जो है उसको हम एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आप चैप्टर 9 में जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तो हमारे लिए बेहतरीन ये है कि हम ब्रांच चेन वाला फ्यूल भी यूज करें जो बेहतरीन तरीके से काम करेगा। जी स्टूडेंट्स, रिफॉर्मिंग मैंने आपको बता दिया। एक और तरीका है स्टूडेंट्स नॉकिंग से पीछा छुड़वाने का, यानी उसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। एक तो तरीका रिफॉर्मिंग है ना, एक और तरीका है हम टेल यानी टेट्रा इथाइल लेड ऐड करें। स्टूडेंट्स, टेट्रा इथाइल लेड क्या होता है? C2H5Pb, C2H5, C2H5 and C2H5. दिस इज टेट्राइथाइल लेड। स्टूडेंट, ये जो टेट्राइथाइल लेड है ना, अगर तो पुअर फ्यूल आपने शामिल कर दिया है या शामिल हो गया है, अब पुअर फ्यूल कैसे शामिल हो जाता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो मैंने भी बताना है, जिसको हम ऑक्टेन नंबर या सिटेन नंबर भी कहते हैं कुछ केसेस के लिए, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी रिफॉर्मिंग के पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, TEL टेट्रा इथाइल लेड, अब अगर आप फ्यूल में टेट्रा इथाइल लेड शामिल कर लें तो टेट्रा इथाइल लेड ड्यूरिंग कंबस्शन क्या करेगा? लेड सेपरेट कर देगा और इन इथाइल ग्रुप्स को सेपरेट कर देगा। स्टूडेंट्स, इनसे होगा क्या कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स थे जो कि पुअर फ्यूल में पाए जाते हैं, उनके साथ ये जो इथाइल ग्रुप हैं ये एज अ ब्रांच काम करेंगे, एज अ ब्रांच काम करेंगे, और जिससे क्या होगा कि ब्रांच्ड चेन की वजह से कंबस्शन जो है वो थोड़ी कंट्रोल और स्मूथ तरीके से होती है। सो टेट्रा इथाइल लेड ऐड करने से इथाइल ग्रुप स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करके नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, स्मूथनेस ऑफ बर्निंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता था कि यहाँ से जो लेड था ना, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड बनाता था और वो भी पाइप यानी एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर आता था। स्टूडेंट, ये जो लेड ऑक्साइड है ना, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है और रिसर्च कहती है कि वो एरियाज़ जिनमें लेड ऑक्साइड का एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ पे बच्चों की मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटल ग्रोथ में ना उसमें रुकावट आ जाती है और बच्चे जो है ना ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा रहे हैं इसकी वजह से। यही वजह है कि बहुत सारे ममालिक ने टेट्रा इथाइल लेड को बैन कर दिया है और उसकी जगह रिफॉर्मिंग को इम्प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ऑक्टेन नंबर से क्या मुराद है। जी स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे पास लेट से एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हम एक फ्यूल को प्लेस करते हैं। लाइक ये हमारे पास यहाँ हेप्टेन है या ऑक्टेन है, और ऑक्टेन वही जो स्ट्रेट चेन वाला है और हेप्टेन यानी 7 कार्बन, दोनों एज अ फ्यूल यूज होते हैं। अब ये ऐसा फ्यूल है जो पुअर फ्यूल है, पुअर फ्यूल है। स्टूडेंट, ये जो पुअर फ्यूल है ना, ये हमें नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इन पुअर फ्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन के अंदर यानी आइसोऑक्टेन के अंदर। सो अब मैं एक ऐसा बीकर बना रहा हूं जिनके अंदर आइसोऑक्टेन है। लेट्स से इसके अंदर आइसोऑक्टेन है, को डिफरेंट कलर से बना देते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइसोऑक्टेन। अब ऐसा है कि आपने क्या किया कि आपने इन दोनों फ्यूल्स का एक कंपोजिशन तैयार किया। मसलन आपने क्या किया कि आपने 20% हेप्टेन यानी ऑक्टेन जो स्ट्रेट चेन में है वो मिलाया और 80% आपने जो फ्यूल गाड़ी में डालना है ना उसमें 80% आइसोऑक्टेन है। सो आपके पास जो टोटल फ्यूल जो गाड़ी में जा रहा है ना उसमें 80% गुड फ्यूल है और 20% जो है ना वो पुअर और बैड फ्यूल है। नॉकिंग होगी बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो ऐसा फ्यूल जिसमें 80%
आइसोऑक्टेन हो और 20% नॉर्मल ऑक्टेन या हेप्टेन हो, हम बोलते हैं कि उसका जो ऑक्टेन नंबर है ना वो 80 है। सो द परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम आइसोक्टेन भी बोलते हैं, इन गैसोलीन, जैसे कि जो मैं गैसोलीन पुट कर रहा हूं इसके अंदर, उस गैसोलीन के अंदर 80% जो है ना वो ब्रांच चेन कंपाउंड है। सो गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। स्टूडेंट, अगर यही मैं 90% आइसोक्टेन लूं या 10% जो है वो मैं हेप्टेन या ऑक्टेन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड लूं, तो उसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो 90 ही होगा। सो 100 भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं कि हमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल चाहिए या हाई ऑक्टेन गैसोलीन चाहिए। उसके चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं और उसमें 100% ऑक्टेन होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर 100% आइसो ऑक्टेन होगा तो ऑक्टेन नंबर होगा 100, और अगर 100% नॉर्मल ऑक्टेन या हेप्टेन होगा तो उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 होगा। सो इसका 0 है, इसका 100 है। ओवरऑल फ्यूल में कितने परसेंट ब्रांच चेन है ये आपको उसके फ्यूल के ऑक्टेन नंबर से पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, सिटेन नंबर क्या होता है? सेम डीजल, जो डीजल है ना, डीजल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन डीजल में वो वाले फ्रैक्शंस एज अ फ्यूल यूज होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के जो थोड़े लार्ज चेन के हैं। सो डीजल की क्वालिटी के लिए हम सिटेन नंबर यूज करते हैं और पेट्रोल यानी गैसोलीन की क्वालिटी के लिए हम ऑक्टेन नंबर का वर्ड यूज करते हैं। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको ये इंटरनल कंबस्टिबल इंजन समझ आ गया है, ऑक्टेन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, नॉकिंग समझ आ गया है, सिटेन नंबर समझ आ गया है, रिफॉर्मिंग समझ आ गया है, रिफॉर्मिंग के लिए जो ऑर्डर्स हैं वो समझ आ गए हैं, और टेट्रा इथाइल लेड का एडवांटेज एंटी नॉकिंग एजेंट है और उसके साथ साथ डिसएडवांटेज यानी कि इसका नुकसान भी आपको मैंने बता दिया है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।